109 क्वेश्चंस में से 80 जो हमारे पास 69 क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। सो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को फटाफट से ज्वाइन कर लें। इसमें हम पीपीबी यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। सो डू कंफर्म द ऑडियो वीडियो क्वालिटी एट द अर्लीस्ट। साथ के साथ अगर किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है, कोई भी क्वेरी है आपकी रिलेटेड टू जेआईबी, यू कैन लेट मी नो। कंप्लीट जो जेआईबी का क्रैश कोर्स है वो अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज A compliance team is reviewing PMJJBY and PMSBY benefits. Which position should be adopted? तो compliance team PMJJBY and PMSBY के बारे में बात कर रही है, तो कौन सी चीजें करेक्ट है उसके बारे में हमने बताना है। Options are there. Like first option says both schemes charge rupees 436 and provide only life cover. PMJJBY has annual premium of 436 rupees with 2 lakh life cover. PMSBY is having the premium of 20 rupees with 2 lakh of the death or total disability and rupees 1 lakh of the partial disability. PMJJBY offer 1 lakh cover rupees 330. PMSBY has no partial disability benefit. PMJJBY premium is rupees 20 and PMSBY premium rupees 436. तो आई थिंक एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि PMSBY PMJJBY इनके बारे में तो डेफिनेटली सभी जानते ही होते हैं इन जनरल, राइट। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पीएमजेजेबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राइट। और पीएमएसबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब पीएमजेजेबीवाई के केस में जो प्रीमियम है इन केस ऑफ पीएमजेजेबीवाई जो कि जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये बेसिकली डेथ बेनिफिट स्कीम है। इसमें 2 लाख का आपको कवर मिलता है और इसमें जो प्रीमियम रहता है वो रहता है 436 रुपीज, और ये 1 जून से लेकर के 31 मई तक का प्रीमियम रहता है, यानी कि पूरे के पूरे साल का प्रीमियम इसका ये रहता है। एंड ये एक्सीडेंट ओनली पॉलिसी नहीं है, ये लाइफ इंश्योरेंस कवर है। तो ये कवरेज जो है आपका ईयरली रिन्यूअल होता है, दिस इज ईयरली रिन्यूअल। एंड वहीं पर अगर हम पीएमएसबीवाई के बारे में बात करें तो पीएमएसबीवाई में 2 तरह का कवर मिलता है। पहली चीज तो एक्सीडेंटल डेथ का कवर मिलता है, वो होता है 2 लाख रुपए का ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ, और प्रीमियम इसका 20 रुपीज का है पर ईयर का, राइट, ₹20 पर ईयर। एंड अगर एलिजिबिलिटी एज की बात करें तो 18 से 50 साल के पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीएमएसबीवाई के केस में 18 से 70 साल के पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनकेस अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, जैसे मान लो एक लिम्ब जो है वो परमानेंटली डिसेबल हो गया तो 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर फुल डिसेबिलिटी है, कंप्लीट डिसेबिलिटी है, तो फिर उसके केस में 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये भी सीन यहाँ क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है? चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 70। इट सेज विच इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड क्लोजर एंड कंपनसेशन इज एक्यूरेट। तो क्रेडिट कार्ड के क्लोजर को लेके, कंपनसेशन को लेकर के कौन सा जो चीज है वो बिल्कुल सही बोली गई है, डेट वी नीड टू आंसर। उसके बारे में हमें बताना। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्लोजर में टेक 30 कैलेंडर डेज एंड कंपनसेशन इज ₹500 इन टोटल। क्लोजर इज ड्यू विद इन 7 calendar days and compensation is ₹100 per working day. The issuer may keep the card open indefinitely and no compensation applies. After dues are settled, a closure request must be honored within 7 working days. Eligible delay attracts ₹500 per calendar day. So which one would be the correct answer for this one? Anyone? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा। Which option would be the correct one for this? देखो, ड्यूज क्लियर होने के बाद क्रेडिट कार्ड के जो क्लोजर है उसको 7 दिन के अंदर अंदर ऑनर करना होता है। इट इज टू बी ऑनर्ड विद इन 7 वर्किंग डेज। मान लो कस्टमर के पास एक क्रेडिट कार्ड है और वो बैंक से कहता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड परमानेंटली क्लोज कर दो। अब 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली चीज की कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर कस्टमर के सभी आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी क्लियर हैं, ड्यू सभी क्लियर हैं, तो कार्ड इशूर को क्लोजर रिक्वेस्ट मिलने के बाद एक प्रिस्क्राइब टाइमलाइन जो कि 7 वर्किंग डेज की है, मतलब 7 कैलेंडर डेज की बात हो रही है, वर्किंग डेज की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो गाइडलाइन जो है वो 7 वर्किंग डे की है। इट्स अबाउट द 7 वर्किंग डे, राइट, इस चीज का ध्यान रखना है। तो 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर पैसा आपको जो क्रेडिट कार्ड बंद करना पड़ेगा। अब सिचुएशन 2 ये हो सकती है कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज पेंडिंग है। तो मान लो अगर कस्टमर क्लोजर की रिक्वेस्ट देता है तो ये नहीं कहेगा कि बैंक की आउटस्टैंडिंग आपका है तो भी अकाउंट बंद हो जाएगा। नो, कस्टमर ड्यूज को सेटल करेगा। ड्यूज को सेटल होने के बाद फिर 7 दिन की जो गाइडलाइन है वो शुरू होगी। दैट वुड बी द केस। एंड कार्ड को ब्लॉक करना इज नॉट इक्वल टू कार्ड को क्लोज करना। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। अगर आपने कार्ड को ब्लॉक किया है या फिर फ्रीज किया, वो टेम्परेरी चीज है। दैट इज अ टेम्परेरी थिंग। दैट्स नॉट रिलेटेड टू कि कार्ड को अपने बेसिकली फ्रीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया तो वो कार्ड आपका, ये नहीं होता कि आपका बंद हो गया। एंड कंपनसेशन का अमाउंट कितना है? 500 रुपीज पर कैलेंडर डे के हिसाब से कंपनसेशन मिलेगी। यानी कि एलिजिबल केस में अगर डिले 7 वर्किंग डे, 7 जो वर्किंग डेज है उसके बीच बीच में क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं हुआ, ठीक है,
तो फिर 4 दिन का अगर डिले हो गया तो फिर 500 इंटू 4 यानी कि 2000 रुपए पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या है? आंसर इज ऑप्शन डी, आफ्टर ड्यूज आर सेटल्ड अ क्लोजर रिक्वेस्ट मे बी ऑनर्ड विद इन 7 वर्किंग डेज, एलिजिबल डिले अट्रैक्ट्स ₹500 पर कैलेंडर डे। फुल क्रैश कोर्स इज अवेलेबल, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स जो है वो अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी आप इसमें एनरोल कर लीजिए सो एज टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। अगर किसी भी तरह के डाउट्स हैं यू कैन बी आस्किंग दैट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज अ ब्रांच एनकाउंटर्स अ केस कंसर्निंग कार्ड कंसेंट एंड बिलिंग साइकिल, व्हिच एक्शन इज कंसिस्टेंट विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द कार्ड कंसेंट, कार्ड से रिलेटेड जो कंसेंट है वो, एंड बिलिंग साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। अ कार्ड लिमिट एनहांसमेंट रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट कस्टमर कंसेंट, यानी कि अगर आप कार्ड की लिमिट को इनहांस करते हो तो उसके केस में स्पेसिफिकली आपको क्या चाहिए? आपको कस्टमर का कंसेंट चाहिए, and the card holder must receive an option to modify the billing cycle at least once as provided in the directions. A pre-approved card needs no consent and the billing cycle can never be changed. The issuer may double the limit after timely payment and only the merchant can select the billing cycle. Silence for 24 hours is consent and billing cycle must change monthly. Which one would be the correct answer? Which one would be the correct answer? देखो दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में समझनी जरूरी है। वन, इट इज रिलेटेड टू कि क्रेडिट कार्ड की इन्हांसमेंट के लिए कंसेंट चाहिए। यस, बिल्कुल चाहिए। मान लो कि आपकी कार्ड की लिमिट पहले थी 1.25 लाख। कितनी थी? 1.25 लाख। अब आपको बैंक की कॉल आती है या आपको मैसेज आता है कि आप ना ये कार्ड की लिमिट आपकी 1.5 लाख हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कार्ड की लिमिट को इनहांस कर दो। नो, इवन अगर आप प्री अप्रूव्ड कस्टमर है इसलिए हमने कार्ड इशू कर दिया, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। बैंक को कस्टमर का क्लियर एंड एक्सप्लिसिट कंसेंट फिर भी चाहिए, और अगर ये कंसेंट होगा तभी जो बैंक है वो कार्ड इशू कर सकता है। बैंक ने मान लो कार्ड इशू कर भी दिया लेकिन बिलिंग नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। बिलिंग शुड नॉट बी स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? बिकॉज कार्ड जो है वो प्री अप्रूव्ड हो सकता है, बट कस्टमर की अगर लिमिट भी आपने इनहांस करनी है ना तो आपको कस्टमर को पहले कंसेंट लेना पड़ेगा कस्टमर से। ये नहीं है कि आप ये बोल दो कि आपकी जो लिमिट है ऑटोमेटिकली अब इंक्रीज होगी, 2 लाख की होगी, ऐसा नहीं होगा। फर्दर सेकंड थिंग, इट्स रिलेटेड टू बिलिंग साइकिल। अब बिलिंग साइकिल क्या होता है? बिलिंग साइकिल वो पीरियड है जिसके ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आते हैं। जैसे मान लो कि स्टेटमेंट का जनरेशन डेट है हर महीने की 10 तारीख, ठीक है, और ड्यू डेट है मान लो 30 तारीख, तो कस्टमर की सैलरी हर महीने 5 तारीख को आती है मान लो, तो करंट बिलिंग साइकिल उसके कैश इनफ्लो के अकॉर्डिंग हो सकती है, इनकन्वीनियंट हो सकती है। इसलिए फ्रेमवर्क जो है कस्टमर को बिलिंग साइकिल मॉडिफाई करने का ऑप्शन देता है, राइट? तो कार्ड होल्डर जो है वो बिलिंग साइकिल को मॉडिफाई करने का ऑप्शन जो है कम से कम एक बार उसे दिया जाना चाहिए। दैट इज द मेन पार्ट। तो ऑप्शन यहां पर बेसिकली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि कार्ड लिमिट या इनहांसमेंट जो है रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट कस्टमर कंसेंट, ये तो सही है। कार्ड होल्डर मस्ट रिसीव एन ऑप्शन टू मॉडिफाई द बिलिंग साइकिल एटलीस्ट वंस इन द प्रोवाइडेड इन द डायरेक्शंस। तो ऑप्शन ए जो है वो यहां पर करेक्ट है, बिकॉज यही ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी देखो, प्री अप्रूव्ड कार्ड नीड्स नो कंसेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपको कंसेंट तो कस्टमर से लेना पड़ेगा ना। इश्यूअर में डबल द लिमिट आफ्टर टाइमली पेमेंट, नो दैट्स नॉट द केस। साइलेंस फॉर 24 आवर्स इज नॉट द कंसेंट, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑप्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑन एनईएफटी एंड आरटीजीएस लिमिट्स एंड प्रोसेसिंग चार्जेस? तो कौन सी ऑप्शन जो है वो सबसे एक्यूरेट पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ऑफ द रूल ऑन एनईएफटी एंड आरटीजीएस लिमिट्स एंड जो प्रोसेसिंग चार्जेस है उनके साथ रिलेटेड? लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। बोथ सिस्टम हैज ₹2 लाख मिनिमम। देखो आरटीजीएस आपको पता है, आरटीजीएस के केस में तो 2 लाख की लिमिट है मिनिमम, लेकिन इन केस ऑफ एनईएफटी देयर इज नो मिनिमम लिमिट, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, आप कितनी भी कर सकते। मैक्सिमम लिमिट भी कोई नहीं है, तो ये तो हो गया ऑप्शन गलत। एनईएफटी हैज नो लिमिट्स बट आरटीजीएस हैज द 2 लाख मैक्सिमम लिमिट। नो, मैक्सिमम लिमिट थोड़ा ना आरटीजीएस की, मिनिमम लिमिट है। एंड आरबीआई प्रिस्क्राइब्स नो मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट फॉर एनईएफटी। RTGS is having the minimum limit of 2 lakh but no upper ceiling. RBI processing charges for NEFT and RTGS are waived, कि कोई उनके ऊपर चार्जेस नहीं है। देखो मिनिमम का क्राइटेरिया क्लियर हो गया, मैक्सिमम का क्राइटेरिया क्लियर हो गया, एंड ये दोनों सर्विसेज जो है ना ये 24/7 चलती हैं। अब आरटीजीएस तो साथ के साथ हो ही जाती है, एंड उसके केस में यूटीआर नंबर भी होता है, 22 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। बट इन केस ऑफ एनईएफटी 48 हाफ आवरली बैचेस में, 48 हाफ आवरली जो बैचेस है उनमें सेटलमेंट होती है। इन दैट केस द सेटलमेंट इज बीइंग डन, राइट? क्लियर है चीज? अब चार्जेस की बात करें, अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो आरबीआई ने प्रोसेसिंग चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया है।
आरबीआई प्रोसेसिंग चार्जेस एंड जो बैंक और कस्टमर चार्जेस हैं वो सेम नहीं होते, वो दोनों अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होते, लेकिन आरबीआई ने अपने जो चार्जेस हैं प्रोसेसिंग के वो वेव ऑफ कर दिए हैं। क्लियर? ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट अबाउट द ऑप्शन डी? ऑप्शन डी कह रहा है कि एनईएफटी के केस में ₹2 लाख मिनिमम है, वो तो चलो गलत हो गया, लेकिन क्या यहाँ पर आरबीआई का चार्ज होता है कोई 1% का? नो, दैट्स नॉट द केस, ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, वो वेव्ड है दोनों सिनेरियोज। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 73rd। इट सेज which option correctly states the regulatory treatment of general and category specific UPI limits? General and specific category जो UPI limits है उनके साथ related question है। Ordinary limit is ₹10,000, category specific limits are prohibited. Every UPI transaction has a uniform ₹5 lakh limit. The ordinary UPI per transaction limit is generally ₹1 lakh. Specific approved categories may carry up to ₹5 lakh subject to bank and app controls. UPI has no transaction limit. So it's related to UPI, Unified Payment Interface से related है। तो एक जनरल ट्रांजैक्शन लिमिट भी है एंड स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड लिमिट भी वहां पर एग्जिस्ट करती है। तो एक इन जनरल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूपीआई लिमिट, व्हाट इज द लिमिट? इट इज ₹1 लाख। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, आप जनरल में भी तो यूज करते हैं। तो इन जनरल अगर देखें तो 1 लाख की लिमिट है यूपीआई की, ये तो हमें पता है, ये सभी को पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर 1 लाख की लिमिट है। कुछ एक स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं जहां पर लिमिट 5 लाख की है। लेट से आप हॉस्पिटल में जाते हो या फिर आपको अपना जीएसटी पे करना है, वहां पर लिमिट ज्यादा है, देयर इज ₹5 लाख लिमिट एंड 5 लाख यूनिवर्सल लिमिट नहीं है। 5 लाख इज नॉट द यूनिवर्सल लिमिट। क्लियर? सो ऑप्शन जो सी है यहां पर दैट इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक इज अप्लाइंग द रूल्स ऑन यूपीआई लाइट एंड यूपीआई 123 लिमिट्स, विच अप्रोच इज कंप्लाइंट? तो कौन सी अप्रोच यहां पर कंप्लाइंट है, दैट वी नीड टू आंसर। यूपीआई लाइट इज ₹500 2000, यूपीआई 123 पे लिमिट इज 1000, UPI Lite limit is ₹1,000 per transaction with a ₹5,000 balance, while UPI 123 Pay supports a per transaction limit up to ₹10,000. Both products have a uniform limit of ₹1 lakh. UPI Lite limit ₹10,000 balance and 123 limit has no monetary cap. Which one is correct for this? अच्छा, आपको ये पता है कि UPI जो 123 है या फिर जो UPI बेसिकली लाइट है, ये होते क्या हैं? व्हाट आर दीज स्पेसिफिकली, एनी आइडिया? अभी उसकी लिमिट्स को जानने का बेनिफिट है ना, अगर बेसिक आइडिया हो ये चीज होती क्या है। देखो आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। यूपीआई लाइट आपको नाम से क्लियर होता है, जो स्मॉल वैल्यू पेमेंट के लिए बनाया गया है, इसके लिए स्मॉल वैल्यू पेमेंट के लिए। अब इसके केस में, इन केस ऑफ यूपीआई लाइट, पर ट्रांजेक्शन लिमिट रखी गई है। पर ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है? 1000। और इसके केस में मैक्सिमम बैलेंस रखा गया, कितना रख सकते हो? 5000। यूपीआई लाइट मैं 5000 पे एक बार क्रेडिट कर दूंगा इसमें, उसके बाद चाहे मैं 2 2 5 5 10,000 रुपए कितनी भी ट्रांजेक्शन कर लूं, वो सभी ट्रांजेक्शन 5000 तक की सभी ट्रांजेक्शन उसी के थ्रू होंगी। क्लियर? ये हो गया यूपीआई लाइट। एंड व्हाट अबाउट द यूपीआई 123? यूपीआई 123 का कंसेप्ट क्या है? अब जो फीचर फोन यूजर्स है ना, अब उनको भी फैसिलिटी दी गई है। फीचर फोन कौन से होते हैं? जो स्मार्टफोन्स नहीं है, फीचर फोन्स है। वहां पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है 10,000, ₹10,000 पर ट्रांजेक्शन की लिमिट। दैट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द यूपीआई लाइट। ठीक है? तो यूपीआई 123 पे जो होता है वो आप आईवीआर के थ्रू, मिस्ड कॉल के बेस पर, ऐप फंक्शनैलिटी के बेस पर, या फिर जो प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट है उसके बेस पर कर सकते हो। इन सभी के बेस पर हम उनको आजमा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? अब ये 500 वाली लिमिट तो नहीं है। इट्स बेसिकली यूपीआई लाइट परमिट्स ₹1,000 पर ट्रांजेक्शन with the balance of ₹5,000. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो जेआईबी का कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है एंड अभी के लिए बहुत एक बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है, दैट्स द 40% फ्लैट ऑफ। ठीक है? एंड ये ऑफर जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, तो अभी कभी कीजिए एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। किसी भी तरह का क्वेरी है, डू लेट मी नो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड अपनी क्वेरी भी आप भेज सकते हैं, अपनी क्वेरी भी आप भेज सकते हैं। टॉपिक्स के रिलेटेड जो लाइव क्लासेस हैं सर, वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो कुछ एक टॉपिक्स अपडेटेड है, दोज विल बी कवर्ड एंड ये अपडेटेड वाले ही हैं। ये सभी लिमिट्स जो हम कवर कर रहे हैं ना अभी, ये क्वेश्चंस, ये अपडेशन से रिलेटेड ही हैं। दीज आर ऑल द अपडेशंस रिलेटेड टू मॉड्यूल ए। इसी तरह से हम मॉड्यूल बी सी डी सभी को कवर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, इन अ प्रैक्टिकल केस इन्वॉल्विंग यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन, व्हिच कंक्लूजन इज करेक्ट? ऑप्शंस आर, द सेकेंडरी यूजर गेट्स अनलिमिटेड एक्सेस टू प्राइमरी यूजर्स अकाउंट। जो सेकेंडरी यूजर है उसके पास पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाता है टू द प्राइमरी यूजर अकाउंट। अंडर द डेलीगेशन इन यूपीआई सर्कल, the primary user may set limit subject to a maximum monthly limit of ₹15,000 per transaction limit of 5,000 under the framework. Full delegation is allowed between two accounts owned by the same person.
The maximum is rupees 1 lakh per transaction. The maximum is rupees 1 lakh per transaction. So which one would be the correct one? Any idea? Kindly do answer at the earliest. Question number 75 it is. देखो यूपीआई सर्कल का बेसिक आइडिया क्या है? यूपीआई सर्कल, लेट्स से एक यूजर है यहाँ पर, ओके, एंड दिस यूजर विल बी सेट टू बी द प्राइमरी यूजर. क्या बोलेंगे इसको हम? प्राइमरी यूजर, जिसने मेनली यूपीआई को ऑपरेट किया है, अपने अकाउंट के साथ अटैच किया है. अब ये जो यूजर है, यूपीआई यूजर है, ये अपने बैंक अकाउंट को किसी दूसरे से, ट्रस्टेड पर्सन से कंट्रोल यूपीआई को एक्सेस दे सकता है. ठीक है, जैसे मान लो पर्सन ए है ये, अब ये इसने एक्सेस दे दिया किसी और पर्सन को, पर्सन बी को. अब ये पर्सन बी जो होगा ना, वो बन जाएगा सेकेंडरी यूजर. क्या बन जाएगा? सेकेंडरी यूजर. मतलब सेकेंडरी यूजर को पूरे अकाउंट का कंट्रोल नहीं मिलेगा. प्राइमरी यूजर ने एक लिमिट सेट कर दी, एक लिमिट लगा दी कि इतना एक्सेस इसको मिल जाए, दिस मच एक्सेस मस्ट बी अवेलेबल. क्लियर? तो फुल डेलीगेशन में क्या होगा? फुल डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी यूजर कुछ ट्रांजैक्शंस प्राइमरी यूजर से हर बार अप्रूवल के बिना कर सकते, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर अंदर. एंड लिमिट्स क्या है? पर ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है फॉर द सेकेंडरी यूजर दैट इज 5000. वो 5000 की लिमिट है इसके लिए, सेकेंडरी यूजर के लिए. एंड मंथली मैक्सिमम जो ये कर सकता है ओवरऑल ट्रांजैक्शंस, वो कितनी कर सकता है? 15000 की कर सकता है. गेटिंग इट? दीज आर द लिमिट, ये लिमिट्स. तो आंसर क्या रहेगा? आंसर इज ऑप्शन बी. फुल डेलीगेशन के अंदर लिमिट्स जो सेट की है वो तो ठीक है, लेकिन पर ट्रांजैक्शन की लिमिट मैक्सिमम 5000 की है और पर मंथ की जो लिमिट है वो 15000 की है, not more than that. Further, it's related to which options correctly combines the applicable limits and conditions for fraud governance and early warning systems. तो fraud governance को लेकर के early warning जो systems है उनको लेकर के क्वेश्चन है. Let's have a look at it. Options देखते हैं. Only the statutory auditor may frame the fraud policy. A branch level informal practice is sufficient and EWS applies only, यानी कि early warning signals applies only below 10,000. A regulated entity should obtain a board approved fraud risk policy, systems for early warning signals, red flagged accounts to support timely detection and investigation. The fraud governance begins only after the first fraud exceeds rupees 1 crore. So which one would be the correct? देखो fraud risk management सिर्फ ब्रांच या विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, ये एक प्रॉपर गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यानी कि फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क जो है ना, वो कौन डिफाइन करेगा? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है. Who will be defining them? The board of directors. They are to define fraud risk management. बैंक में जो फ्रॉड हैंडलिंग है इनफॉर्मल तरीके से थोड़ा चलेगी, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. ब्रांच मैनेजर थोड़ा डिसाइड करेगा कि अकाउंट सस्पिशियस लग रहा है, देखते हैं बाद में. नो, बोर्ड अप्रूव्ड एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होगी कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, एस्केलेशन कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी, ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा. एंड सेम वे फॉर द अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, जो कि ईडब्ल्यूएस हम कहते हैं. तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो सिग्नल देते हैं कि बोरोर के अकाउंट में फ्रॉड रिस्क डेवलप हो सकता है. जैसे मान लो कि अनयूजुअल फंड डाइवर्जन हो गया या रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर्स हो गए, तो डेफिनेटली देयर आर द रूल्स रिलेटेड टू इट. ठीक है, वो होते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. और एक टर्म होती है आरएफए. आरएफए क्या होता है? दीज आर द रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स. दीज आर रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स, यानी कि सीरियस वार्निंग सिग्नल्स. रेड फ्लैग्ड अकाउंट का मतलब होता है सीरियस इश्यूज जो आपको पता लग गए हैं, उनसे रिलेटेड चीज. ठीक है, तो नॉर्मल अकाउंट में वार्निंग सिग्नल मिलती है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको फर्दर उसमें लगता है कि नहीं भाई इसमें तो काफी दिक्कत है, तो आप उसको रेड फ्लैग कर देते. यू डू रेड फ्लैग. अब देखते हैं ऑप्शंस को. ऑप्शन ए सेज कि ओनली द स्टैट्यूटरी ऑडिटर में फ्रेम द फ्रॉड पॉलिसी. नो, ऐसा नहीं है. अल्टीमेट गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बोर्ड की होती है, सो इट विल बी द बोर्ड विल बी फ्रेमिंग द पॉलिसी. तो ऑप्शन ए हो गया गलत. ऑप्शन बी कह रहा है ब्रांच लेवल इनफॉर्मल प्रैक्टिस इज सफिशिएंट एंड ईडब्ल्यूएस अप्लाइज ओनली टू 10,000. देखो ब्रांच लेवल इनफॉर्मल प्रैक्टिस पहली चीज तो सफिशिएंट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस का एप्लीकेशन कोई आपका थ्रेशोल्ड नहीं बताता कि 10,000 के अकाउंट के बिलो ही ईडब्ल्यूएस लगेगा. नो, अ रेगुलेटेड एंटिटी शुड मेंटेन अ बोर्ड अप्रूव्ड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, सिस्टम्स ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स to support timely detection and investigation. Absolutely correct. So board approved risk management policy is required. So accordingly the option C है that is the correct. Further it says a compliance team is reviewing the staff accountability and the root cause review. Which position should it adopt? Right? तो एक compliance team review कर रही है staff accountability को, root cause review को, क्या system adopt करना चाहिए. Material frauds should trigger timely staff accountability examination, appropriate legal review and root cause analysis so control failures are corrected. Staff review must always wait until every external proceeding ends and root cause analysis is optional. Reporting the amount is sufficient. Legal audit and control remediation are unnecessary. Every employee connected with the account is automatically guilty
तो विच वन विल बी द करेक्ट फॉर दिस? देखो, फ्रॉड होने के बाद बैंक का काम सिर्फ अमाउंट को रिपोर्ट करना नहीं होता, बैंक को ये भी देखना होता है। लेट्स से मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि एक यहाँ पर फ्रॉड हो गया। अब फ्रॉड के बाद क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे? पहली चीज है कि ये फ्रॉड कैसे हुआ, ठीक है, एंड फेलियर किस चीज का हुआ, कौन सा कंट्रोल था जो फेलियर हुआ, राइट? अच्छा, फिर बात आती है स्टाफ की नेग्लिजेंस थी या फिर इंटेंशनल फ्रॉड था, मिसकंडक्ट था, एंड फिर बात आती है कि इस केस में कोई लीगल एक्शन तो लेने की जरूरत नहीं है बैंक को, और फर्दर रेमेडियल एक्शन क्या है कि फ्यूचर में ये चीज ना हो। तो ये सभी फैक्ट्स को साथ में देखना हो, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड अकाउंट से जुड़े हुए हर इंप्लॉय को हम गिल्टी मान लेंगे, उसको हम बेसिकली ऐसे कर देंगे। नो, फेयर एग्जामिनेशन करना होगा। क्या किस इंप्लॉय का कौन सा रोल था, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो किया गया नहीं किया गया, क्या नेग्लिजेंस आपकी बेसिकली हुई है, इन्वॉल्वमेंट किसका था, सुपरविजन फेलियर हुआ कि नहीं हुआ, सब चीज। लीगल रिव्यू भी होता है, क्रिमिनल एक्शन बनता है कि नहीं होता, रिकवरी एक्शन लेना है कैसे लेना है, सिक्योरिटी इन्फोर्स कैसे करेंगे, ये सब चीजों को भी देखना पड़ता है। क्लियर? तो ये सभी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मटेरियल फ्रॉड शुड ट्रिगर टाइमली स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन, एप्रोप्रिएट लीगल रिव्यू एंड रूट कोज एनालिसिस, कंट्रोल फेलियर्स आर कनेक्टेड, राइट? तो ऑप्शन ए बेसिकली इज द करेक्ट वन। इसलिए बेसिकली ऑप्शन ए जो सही है, क्योंकि अब स्टाफ अकाउंटेबिलिटी भी देखते हो, बिल्कुल सही है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी भी देखनी है, लीगल रिव्यू भी करना है, रूट कोज एनालिसिस भी करना है। अब रूट कोज एनालिसिस में आप क्या चीजें देखोगे? लाइक यू विल बी लुकिंग है ना कि एक्चुअल में फ्रॉड किसने किया, बल्कि आप ये भी देखोगे कि हमारे सिस्टम में फ्रॉड होने कैसे दिया। मेकर चेकर कंसेप्ट वीक था, या सेम पर्सन के पास इनकम्पैटिबल एक्सेस था, या स्टॉक ऑडिट टाइमली नहीं हुआ, अलर्ट्स इग्नोर हुए, क्या चीज ऐसी हुई कि ये एक पर्सन ने फ्रॉड कर लिया, एक पर्सन ने दिक्कत क्रिएट कर दी, राइट? तो ये सभी चीजें देखनी पड़ती। ऑल दीज थिंग्स आर टू बी लुक्ड इनटू। क्लियर? ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन बी कह रहा है स्टाफ रिव्यू मस्ट ऑलवेज वेट करनी पड़ेगी अंटिल एक्सटर्नल प्रोसीडिंग एंड नो। अच्छा, रिपोर्टिंग द अमाउंट इज सफिशिएंट, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करनी पड़ेगी, लीगल ऑडिट भी करना पड़ेगा, कंट्रोल रेमिडिएशन भी करनी पड़ेगी, रूट कोज एनालिसिस भी करना पड़ेगा। एवरी एम्प्लॉय इज नॉट गिल्टी, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टिन रिपोर्टिंग टाइमलाइन इज एक्यूरेट? सर्टिन जो आपके पास एक बेसिकली सिस्टम है, क्राइटेरिया है, इसके साथ रिलेटेड कौन सी चीज करेक्ट है, दैट वी नीड टू आंसर। रिपोर्टिंग टाइमलाइन सर्टिन की जो होती है, उसके साथ एसोसिएटेड कौन सी चीज करेक्ट है। अब सर्टिन का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीवन? सबसे पहले तो सर्टिन का फुल फॉर्म बताओ, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, दिस इज योर सर्टिन। ये इनसे इंडियन हो गया, CERT, सर्टिन। ओके, तो इंडिया की जो नेशनल लेवल साइबर क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट एजेंसी है, वो सर्टिन है। जब कोई स्पेसिफाइड साइबर इंसिडेंट होता है तो रिपोर्टिंग टाइमलाइन बहुत कम रखी गई है, ताकि अथॉरिटीज जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सके। एंड ये रिपोर्टिंग टाइमलाइन पता कितनी है? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस देखते हैं। इट सेज कि रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर फाइनेंशियल लॉस एक्सीड ₹1 crore, रिपोर्टिंग पीरियड इज 24 hours, स्पेसिफाइड साइबर इंसिडेंट शुड बी रिपोर्टेड to certain within 6 hours of noticing the incident, of being informed it, or the reporting period is 72 hours. Answer is what? Reporting timeline is of 6 hours. 6 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होता है, 6 hours के अंदर अंदर। यानी कि जब एंटिटी ने इंसिडेंट नोटिस किया, या फिर एंटिटी को जब इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद 6 घंटे के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर्ट इनको। ये जरूरी है। अब कौन सी सिचुएशंस जो होती हैं वो रेलिवेंट होती है? मान लो अनऑथराइज एक्सेस हो गया, डाटा ब्रीच हो गया। पीछे आपने पढ़ा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का 700 GB का डाटा जो था वो ब्रीच हो गया, ठीक है, डार्क वेब पे चला गया, तो वो सर्टेन को बताना पड़ेगा, 6 घंटे के अंदर अंदर बताना पड़ेगा, तभी तो डिस्क्लोजर बेसिकली सही है। पता तभी तो लगेगा ना, मिलिशियस साइबर अटैक हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्या चीज हुई क्या चीज नहीं हुई। क्लियर? तो 6 घंटे का टाइमलाइन है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्रांच एनकाउंटर्स अ केस कंसर्निंग प्रिविलेज्ड एक्सेस, लीस्ट प्रिविलेज एंड जिट, व्हिच एक्शन इज कंसिस्टेंट विद द रेगुलेटरी फ्रेम? कौन सा एक्शन जो है वो कंसिस्टेंट है विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट वी नीड टू आंसर। ऑप्शंस आर लाइक जो प्रिविलेज्ड अकाउंट्स एंड नीड नो रिव्यू व्हेन प्रोटेक्टेड बाय अ पासवर्ड। देखो, सबसे पहले तो ना प्रिविलेज जो एक्सेस होता है उसको समझो। प्रिविलेज एक्सेस का मतलब एक ऐसा हाई लेवल सिस्टम एक्सेस जिसमें यूजर सेंसिटिव काम कर सकता है। सेंसिटिव काम कैसे? जैसे मान लो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, यूजर क्रिएट या डिलीट करना है, परमिशंस को मॉडिफाई करना है, या फिर क्रिटिकल डाटा एक्सेस चाहिए, राइट? वो होता है प्रिविलेज्ड अकाउंट्स। एंड इसके बाद दूसरी चीज क्या है कि प्रिविलेज्ड एक्सेस जो होता है वो फॉर्मली अप्रूव्ड होना चाहिए। एडमिन या जो प्रिविलेज्ड एक्सेस है वो किसी आप इंप्लॉय को नहीं दे सकते,
प्रॉपर अप्रूवल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, मॉनिटरिंग होगी, तो आप दे सकते हो। एंड साथ के साथ देयर इज द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज आल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए, इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए कि सिर्फ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, नो दैट्स नॉट करेक्ट। इतना कर लोगे तो क्या ही बन जाएगा। ऑप्शन बी, शेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटर आईडीज आर प्रेफर्ड एंड एवरी एडमिनिस्ट्रेटर मे अप्रूव देयर ओन चेंजेस। अगर मान लो कि 5 लोग एक ही एडमिन आईडी यूज कर रहे हैं, तो बाद में पता लगाना डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा कि पर्टिकुलर एक्शन किसने लिया, और जो पर्सन है वो अपने क्रिटिकल चेंजेस अप्रूव करने देगा खुद ही, तो फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो शेयर्ड एडमिनिस्ट्रेशन आईडीज तो ये तो बिल्कुल प्रेफरेबल है ही नहीं है। फिर है कि अ परमानेंट शेयर्ड पासवर्ड स्ट्रॉन्गर देन एमएफए। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा आपके ऑथराइजेशन फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो कि आपने पासवर्ड भी एंटर किया और आपको ओटीपी भी आया एंड आपने जो है बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल किया, तो वो हो गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे होता है 2FA, वैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। एमएफए बेसिकली 2FA इज आल्सो एमएफए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट, ये भी सही नहीं है। अगर आप परमानेंट शेयर्ड पासवर्ड का इस्तेमाल करोगे, वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एंड मोर ओवर वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो हुई नहीं वहां पे। नेक्स्ट जो है, इट सेज प्रिविलेज्ड एक्सेस शुड बी फॉर्मली अप्रूव्ड, मॉनिटर्ड एंड periodically recertified. Users receive only minimum required access, बिल्कुल सही है। With segregation of duties, MFA and time bound just in time access for sensitive information, absolutely correct। अच्छा, just in time क्या होता है? JIT यहाँ पे लिखा गया ना, JIT, what is JIT? जस्ट इन टाइम। JIT का मतलब होता है कि परमानेंट प्रिविलेज एक्सेस देने की जगह पर, राइट, जरूरत पड़ने पर लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस दिया जाए, दैट इज सेड टू बी जस्ट इन टाइम। जिस टाइम पर जरूरत है सिर्फ उस टाइम पर एक्सेस दो, बाद में कर दो एक्सेस रिमूव, दैट इज जस्ट इन टाइम। तो आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 इट इज विच ऑप्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑन मॉडल एंड एआई गवर्नेंस। तो मॉडल एंड एआई गवर्नेंस के ऊपर कौन सी चीज सही है बैंकिंग में, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अ हाई एक्यूरेसी मॉडल नीड नो वैलिडेशन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आपके पास मॉडल, उसको वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़े? नो, वैलिडेशन तो हर एक मॉडल में चाहिए। अगर कभी आप थर्ड पार्टी मॉडल का इस्तेमाल करने लगे हो, तो डेफिनेटली हाई एक्यूरेसी इवन है भी है, तो मॉडल वैलिडेशन तो चाहिए ना। अगर वैलिडेशन नहीं होगी तो मॉनिटरिंग खत्म हो जाएगी। तो दैट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, वेंडर ओनरशिप ट्रांसफर ऑल मॉडल रिस्क अवे फ्रॉम द बैंक। अगर इवन आप वेंडर का भी, थर्ड पार्टी को भी रख रहे हो, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बैंक की है ना, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बैंक, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, मॉडल डिसीजन शुड नेवर बी लॉग्ड बिकॉज द एल्गोरिथम इज कॉन्फिडेंशियल। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। मॉडल डिसीजन को अगर आप लॉग ही नहीं करोगे तो गवर्नेंस करोगे कैसे? ऑडिट ट्रेल कैसे बनेगी? इन्वेस्टिगेशन अगर बाद में करनी होगी कैसे करोगे? सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो यूज ऑफ मॉडल्स और एआई, अगर आप मॉडल्स का इस्तेमाल करते हो, एआई का यूज करते हो बैंकिंग में, वो सही है, लेकिन सपोर्टिव डाटा कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, एक्सप्लेनेबिलिटी चाहिए, अप्रोप्रिएट रिस्क की, ड्रिफ्ट मॉनिटरिंग, वैलिडेशन, एवरीथिंग मस्ट बी देयर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, दैट व्हाई दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इट्स रिलेटेड टू व्हिच ऑप्शन करेक्टली स्टेट्स द रेगुलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ फुल केवाईसी पीपीआई लिमिट्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी। कौन सी ऑप्शन है करेक्टली स्टेट करती है रेगुलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ फुल केवाईसी पीपीआई के बारे में, एंड फर्दर जो लिमिट्स हैं, इंटरऑपरेबिलिटी है, उनके बारे में कौन सी चीज बताती है, उसके बारे में वी आर टू आंसर। ऑप्शन ए सेज द बैलेंस इज ₹50,000 कैश लोडिंग अनलिमिटेड। कैश लोडिंग अनलिमिटेड है, बैलेंस की 50,000 लिमिट है, and interoperability is prohibited. Full KYC PPI may hold up to 2 lakh rupees of the amount. Cash holding is capped at ₹50,000 per month. Wallet interoperability uses UPI and card from PPIs are authorized in the card networks, right? And the balance and monthly cash holding limits are 2 lakh each, and wallets use only RTGS. Full KYC PPI has no balance limit and card PPIs must remain closed loop. Which one will be correct? अच्छा, PPI का मतलब क्या होता है? What do you mean by PPI? This is the prepaid payment instrument. Prepaid payment instrument यानी कि ऐसे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप वैल्यू को पहले लोड कर लोगे और फिर उस लोडेड वैल्यूज के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि हो गए वॉलेट्स, आप वॉलेट में पैसा पहले लोड करते हो ना। अच्छा, अभी क्या है कि आपके पास एक होते हैं फुल केवाईसी पीपीआई। फुल केवाईसी पीपीआई का मतलब क्या होता है? जिसमें केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे केवाईसी जो पीपीआई, फुल केवाईसी पीपीआई होते हैं, उसमें लिमिट जनरली हायर होती है, हायर लिमिट इज देयर। अब उस केस में अगर फुल केवाईसी है
तो आप मैक्सिमम बैलेंस जो रख सकते हो वो रख सकते हो 2 लाख का, 2 लाख रुपए का बैलेंस रख सकते हो। एंड कैश लोडिंग भी अलाउड होती है, पर मंथ की लिमिट होती है, लेकिन कि कैश लोडिंग आप कर सकते हो 50,000 रुपए दे करके, आप पर मंथ के बेस पर लोडिंग कर सकते हो, 50,000 रुपीज पर मंथ की लोडिंग। और ये बैलेंस लिमिट एंड जो कैश लोडिंग है वो अलग अलग चीज हो। मान लो कि एक कस्टमर है, उसका फुल केवाईसी वॉलेट है और केवाईसी का बैलेंस उसका 1.7 लाख है। पर्सन ए है जो कि पूरा का पूरा केवाईसी कंप्लाइंट है, इसके वॉलेट में बैलेंस है 1.70 लाख, तो ये अलाउड है क्या? यस अलाउड है। अगर ये कहेगा कि मैंने भाई 40,000 और इसमें ऐड करना है, तो वो अलाउड नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि 2 लाख से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 लाख से ऊपर हो जाएगा। अच्छा, इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक तो ये तो फुल केवाईसी तो आप समझ गए। इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होती है? इंटर ऑपरेबिलिटी होती है कि आपने आपने क्या किया, एक पीपीआई इकोसिस्टम था, ठीक है, उसके थ्रू बेसिकली आप किसी और सिस्टम्स के बीच में ट्रांजैक्शन करना चाहते। लेट्स से मेरे पास वॉलेट था, वॉलेट के थ्रू मैं कहीं और पर पेमेंट करना चाहता हूं, तो यस दैट इज अलाउड। आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आप जहां पर कार्ड बेस्ड आपको अलाउड है, तो वो वहां पर कार्ड आपको इशू हो जाएगा, आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, दैट इज अलाउड, राइट। जैसे मान लो पेटीएम का एग्जांपल लेता हूं, तो पेटीएम का वॉलेट आपका, तो पेटीएम के वॉलेट से आप यूपीआई भी यूज कर सकते हो, आप उनका जो कार्ड उन्होंने इशू किया उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज आल्सो अलाउड। ठीक है जी। तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं कौन सी है। अब बैलेंस 50,000 का तो नहीं है, ये तो हो गया गलत। फुल केवाईसी पीपे होल्ड अप टू 2 लाख रुपीज बिल्कुल सही है। कार्ड लोडिंग इज कैप्ड एट 50,000 रुपीज पर मंथ, अलाउड है। वॉलेट इंटर ऑपरेबिलिटी यूजेस यूपीआई एंड कार्ड फॉर्म्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। अ बैंक इज अप्लाइंग द रूल्स ऑन डिजिटल लेंडिंग फंड फ्लो, which approach is compliant? डिजिटल लेंडिंग क्या होती है? व्हाट यू मीन बाय डिजिटल लेंडिंग? इसमें ना एक टर्म यूज होती है एलएसपी। जब हम डिजिटल लेंडिंग की बात करते हैं, एक टर्म यूज होती है एलएसपी। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ डिजिटल लेंडिंग क्या होती है? नॉर्मल सी चीज है, एक तो होता है कि आप ब्रांच में लेंडिंग कर रहे हो, और दूसरा होता है कि आप एप्लीकेशन के थ्रू लेंडिंग कर रहे हो। जैसे फोन पे के ऊपर आपको व्हाट्सएप आ गया, फोन पे का व्हाट्सएप आ गया कि आपका 5 लाख का लोन अप्रूव्ड है, तो वो किस में आएगा? वो डिजिटल लेंडिंग में आएगा। वो खुद से लेंडिंग नहीं कर रहा, दैट्स अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक तो होता है प्लेटफॉर्म जो सोर्सिंग कर रहा है, जो क्या कर रहा है? सोर्सिंग कर रहा है, और इसके पीछे होगी एक फाइनेंशियल रेगुलेटेड एंटिटी। जो फाइनेंशियल एंटिटी है ना, ठीक है, एफआई है, वो एग्जिस्ट कर रही होगी। अब बेसिकली उसके बलबूते पर प्लेटफॉर्म आगे लेंडिंग कर। तो डिजिटल लेंडिंग का मतलब होता है कि लोन का जो पूरा का पूरा या अधिकतर जो प्रोसेस है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। क्लियर। एंड आरबीआई की 2025 में नई गाइडलाइंस आई हैं। क्या आई है? नई गाइडलाइंस आई हैं। अब इसमें जो रेगुलेटेड एंटिटी है, इट कुड बी अ कमर्शियल बैंक, कोई कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, एनबीएफसीज हो सकती है, जिसमें एचएफसी भी शामिल है, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी बन सकती है। सेकंड है इसमें जो टर्म मैंने आपको बताई ना, दैट्स एलएसपी। तो एक तो हो गया रेगुलेटेड एंटिटी, जो कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी। दूसरा हो गया एलएसपी। फिर एक थर्ड हो गया डीएलए। डीएलए, ठीक है। एलएसपी क्या है? एलएसपी इज द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, दिस इज एलएसपी। एंड डीएलए क्या होता है? डीएलए इज अ डिजिटल लेंडिंग ऐप। डिजिटल लेंडिंग ऐप। क्लियर। एलएसपी के केस में क्या रहता है कि लीगल जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो इंटरमीडियरी यानी कि जो फिनटेक कंपनी है, जो लेंडर के बिहाफ पर कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, अंडरराइटिंग कर रही है, रिकवरी कर रही है, वो एलएसपी है। एंड डिजिटल लेंडिंग ऐप कौन सी है? मोबाइल या वेब एप्लीकेशन जिसके थ्रू डिजिटल लोन दिया जा रहा है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, एलएसपी, डीएलए एंड आरई, यानी कि रेगुलेटेड एंटिटी। अब ऑप्शंस देखते हैं एक बार। इन अ डिजिटल लोन डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट शुड ओनली फ्लो डायरेक्टली बिटवीन द रेगुलेटेड एंटिटी एंड द बोरोअर्स बैंक अकाउंट, सब्जेक्ट टू परमिटेड एक्सेप्शंस। द रेगुलेटेड एंटिटी नीड नॉट टू नो द destination account. The borrower must repay only in cash to an agent. All funds must pass through the lending service provider's pool account. So which one is the correct answer for this? ऑप्शन ए कह रहा है कि डिजिटल लोन के केस में जो डिसबर्समेंट है एंड जो रीपेमेंट है वो डायरेक्टली फ्लो करेगी रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में एंड बोरोअर बैंक के बैंक अकाउंट के बीच। एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि डिसबर्समेंट कैसे होगी? इट्स नॉट लाइक कि पहले डीएलए के पास पैसा जाएगा, एलएसपी के पास पैसा जाएगा। नो, उनके पास नहीं जाएगा, सीधा बोरोअर और उसके बीच में जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी गलत क्यों है? व्हाई ऑप्शन बी इज नॉट राइट? रेगुलेटेड एंटिटी नीड नॉट टू नो द डेस्टिनेशन अकाउंट, ऐसा दोनों होता है भाई। रेगुलेटेड एंटिटी को पूरी जानकारी होनी चाहिए, रेगुलेटेड एंटिटी को पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको जानकारी ही ना हो। फर्दर इट्स अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। इन अ प्रैक्टिकल केस इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट स्कीम ई रूपी वाउचर, विच कंक्लूजन इज करेक्ट? अगर हम ई रूपी वाउचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या चीज करेक्ट है? गवर्नमेंट ई रूपी वाउचर्स हैव नो मॉनेटरी सीलिंग, इनकी तो कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है ई वाउचर्स की। यूनिवर्सल लिमिट इज 5 लाख रुपीज, एवरी वाउचर इज कैप्ड एट रुपीज 10,000 विद सिंगल रिडेम्पशन ओनली। फॉर गवर्नमेंट स्पेसिफाइड गवर्नमेंट स्कीम्स यूज केसेस, e-rupee voucher may be issued up to rupees 1 lakh and may permit multiple redemptions under the applicable rules. So what is actually the e-rupee?
रूपी क्या होता है? एनी आइडिया? ई रूपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूपी, ठीक है। तो ये डिजिटल करेंसी है इंडिया, ये क्या है? दिस इज अ डिजिटल वाउचर, डिजिटल करेंसी कह लो, डिजिटल वाउचर कह लो, वन एंड द सेम। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ जो ऑथराइज इशूअर है वो किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बेनिफिशियरी को क्या दे सकते हैं? डिजिटल वाउचर दे सकते हैं। एंड ये जो डिजिटल वाउचर आपको मिलेगा किसी गवर्नमेंट स्कीम में, आपको ई रूपी के तहत डिजिटल वाउचर मिल गया। इस डिजिटल वाउचर को आप जनरल पेमेंट के लिए यूज कर सकते, यू कैन बी यूजिंग इट फॉर जनरल पेमेंट। अब इंपॉर्टेंट लिमिट्स क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमम जो वाउचर की वैल्यू है वो हो सकती है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इस डिजिटल वाउचर की। और मान लो कि आपने जगह जगह खर्च करने हैं, आपने एक पर्सन को पेमेंट करी 10,000 की, एक को पेमेंट करी 50,000 की, एक को पेमेंट करी 40,000 की, तो मल्टीपल रिडेम्पशंस आर अलाउड, मल्टीपल रिडेम्पशंस अलाउड है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर स्पेसिफाइड गवर्नमेंट स्कीम है तो उसके केस में ई रूपी वाउचर मे बी इशूड फॉर अप टू ₹1 लाख एंड मे परमिट मल्टीपल रिडेम्पशंस अंडर द एप्लीकेबल रूल्स। मल्टीपल रिडेम्पशंस को अलाउ किया गया है, दोज हैव बीन अलाउड। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑप्शन करेक्टली कंबाइंस द एप्लीकेबल लिमिट्स एंड कंडीशंस फॉर अकाउंट एग्रीगेटर रोल? अकाउंट एग्रीगेटर रोल, अब कई होते हैं ना जो पर्टिकुलर आपके पास होते हैं एनबीएफसी जो बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर का रोल अदा करते हैं, उसके बारे में। ऑप्शन ए, एंड एए इज सेम एज क्रेडिट ब्यूरो, ये सेम है क्रेडिट ब्यूरो की तरह। ग्रांट्स लोन्स फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट्स, तो क्या अकाउंट एग्रीगेटर जो होता है वो लोन आगे सैंक्शन करने का काम करता है क्या? एए का रोल क्या है? एए बेसिकली एक बेसिकली इंटरमीडियरी है, राइट, जो एफआईपी एंड एफआईयू के बीच में काम करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ सो दैट इजी हो जाए। तो लेट्स से दिस इज द एए, तो एए एफआईपी एंड एफआईयू इनके बीच में काम करे। सो व्हाट इज एफआईपी एंड व्हाट इज एफआईयू? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट नहीं है, दिस इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, दिस इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। और एफआईपी क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, एक इंफॉर्मेशन यूजर है, तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ इधर की इंफॉर्मेशन को उधर करने से रिलेटेड हो। तो अकाउंट एग्रीगेटर जो होता है वो कंसेंट बेस्ड डाटा शेयरिंग करता है, यानी कि यहाँ पर यूजर से कंसेंट लेगा और उनका डाटा जो होता है वो एफआईयू तक पहुंचाएगा, दैट्स इट। तो ब्रॉडली जो अकाउंट एग्रीगेटर है, दिस इज अ कंसेंट मैनेजर, ये कंसेंट मैनेजर की तरह काम करे, जो डाटा को कंड्यूट करता है, जो डाटा को कंड्यूट करता है, यहां से डाटा को कंसेंट के साथ लेके जाता है एफआईयू के पास, यूजर के पास। क्लियर? ऑप्शन देखते हैं। ए इज नॉट सेम एज द क्रेडिट ब्यूरो, पहली बात तो ये है, तो ऑप्शन ए हो गया गलत। ए अपने बैलेंस शीट पर लोन ग्रांट करने के लिए बनाया गया मैकेनिज्म है ही नहीं है, उसका पर्पस ये है ही नहीं है। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर एक्ट एज कंसेंट मैनेजर एंड डाटा कंड्यूट and should not read, store or use financial information beyond the regulated framework. Absolutely correct। ना वो डाटा रीड करता है, ना डाटा स्टोर करता है, सिर्फ कंड्यूट करता है डाटा from the basically provider to user. So option B is the correct answer. A compliance team is reviewing IT governance framework. Which position should it adopt? IT governance framework से related है। IT governance is outside board oversight. IT governance कह रहे हैं कि बोर्ड की ओवरसाइट से बाहर है and belongs entirely to vendors. No, that's not the case. बैंक में कोई ऐसी चीज है ही नहीं है जो बोर्ड की ओवरसाइट से बाहर हो। अब बोर्ड तो ये डिसाइड करेगा कि आईटी स्ट्रेटेजी किस तरह की रहेगी, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइंड हो, कैसी रहेगी, साइबर रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज हो, क्योंकि अल्टीमेट रिस्क को लेकर के कोई सा भी रिस्क हो, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी सा रिस्क हो बैंक के ऊपर, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है। तो इससे बाहर कैसे हो जाएगा? ये तो गलत हो गया। ओनली फिनटेक कंपनीज नीड टेक्नोलॉजी रिस्क गवर्नेंस, क्या ऐसी चीज है क्या कोई कि सिर्फ जो फिनटेक कंपनीज है, फाइनेंशियल टेक कंपनीज है, उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए? नो, टेक्नोलॉजी रिस्क गवर्नेंस जो है वो बैंक्स को एंड जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उनको भी चाहिए। अ साइबर पॉलिसी विदाउट कमिटीज एश्योरेंस और रेजिलेंस अरेंजमेंट्स इज सफिशिएंट। नो, दैट्स नॉट द केस। सिर्फ साइबर पॉलिसी बनाना सफिशिएंट होना है, आपको प्रॉपर गवर्नेंस कमेटीज भी चाहिए, एश्योरेंस भी चाहिए, मॉनिटरिंग भी चाहिए, रेजिलेंस भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी क्या कर लेंगे? आईटी गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस? जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो सिंपल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, रूल्स प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, बट जब मैं बात कर रहा हूं रिलेटेड टू गवर्नेंस, तब उसमें सब चीजें आती हैं। तब उसमें मेरे पास पॉलिसी भी आ रही है, मेरी जो रिस्क कवरेज है वो भी आ रही है, राइट, प्लस उसमें जो सिक्योरिटी है वो भी आएगी, एश्योरेंस है वो भी आएगी, रेजिलेंस है वो भी आएगी, एवरीथिंग विल बी देयर। रेजिलेंस होता है कि इन केस इफ समथिंग इज बैड हैपनिंग, तो मैं कितनी जल्दी अपने आप को रीइंस्टेट कर पा रहा हूं, वो रेजिलेंस है, दैट इज अ रेजिलेंस। ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें शामिल होती है। अकॉर्डिंगली इफ यू लुक एट आईटी गवर्नेंस रिक्वायर्स बोर्ड ओवरसाइट, बिल्कुल चाहिए, ओवरसाइट भी चाहिए, डिफाइंड कमिटीज, रूल्स, सीआईएसओ यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, उनकी इंडिपेंडेंस, risk management, secure changes, resilience, assurance controls, all these things are required.
बिल्कुल रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरप्रिटेशन ऑफ मटेरियल आईटी आउटसोर्सिंग एंड एग्जिट प्लानिंग इज एक्यूरेट? मटेरियल आईटी आउटसोर्सिंग एंड एग्जिट प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखो, वेंडर अलोन डिसाइड्स वेदर डाटा कैन बी रिटर्न्ड और रेगुलेटर्स हैव नो एक्सेस राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता, रेगुलेटर को तो एक्सेस देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम वेंडर अग्रीमेंट में स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि रेगुलेटर के पास भी एक्सेस रहेगा और साथ ही साथ अगर जो बैंक है उसको चाहिए तो उसको भी एक्सेस हो, तो वेंडर अकेला डिसाइड नहीं करेगा। तो ये तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि होता क्या है, लेट्स से आप बैंक को आपने किसी चीज को आउटसोर्स कर दिया। अब आउटसोर्स हमने इसलिए किया कि भाई हम इस चीज को ज्यादा बेटर वे में बाहर से करवा सकते। अब अगर मुझे डाटा चाहिए, क्योंकि डाटा तो वेंडर के पास मेंटेन्ड है, तो डाटा लेने का क्लोज होता है। इवन अगर मान लो कि रेगुलेटर को प्रॉपरली चेक करना है कि सब चीजें बिल्कुल एज पर द फ्रेमवर्क हो रही है, तो रेगुलेटर भी चेक कर सकता है, बैंक को चेक करना है, बैंक भी चेक कर सकता है। एंड मोर ओवर प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटेजीज आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि ओवर रिलायबिलिटी अगर आप करके बैठ जाओगे वेंडर के ऊपर, तो अल्टीमेटली आप एग्जिट नहीं ले पाओगे। अगर आप एग्जिट नहीं ले पाओगे तो फिर तो वो मोनोपोली होगी, फिर तो वो दिक्कत होगी, वो तो बेसिकली रिस्क हो गया ना पैदा आपके ऊपर, आउटसोर्सिंग रिस्क पैदा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी कह रहा है ओनली आउटसोर्सिंग कॉस्ट नीड्स रिव्यू एंड एग्जिट प्लानिंग बिगिंस आफ्टर वेंडर फेलियर। नो, सिर्फ आप आउटसोर्सिंग कॉस्ट का रिव्यू थोड़ा करोगे, एग्जिट प्लानिंग भी पहले देखनी होती है कि आपको बिफोर एंड तैयार करना है कि एग्जिट कैसे करोगे। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप पहले देखते हो एग्जिट कैसे करोगे, सेम वे में ऐसे होता है। फर्दर मटेरियल आउटसोर्सिंग रिक्वायर्ड ड्यू डिलिजेंस, बिल्कुल ऑडिट भी चाहिए, एक्सेस राइट्स भी चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंसंट्रेशन कंट्रोल्स, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, feasible exit and for the data service portability plan, ये सब चीजें चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन जो सी है यहाँ पर, दैट इज द करेक्ट वन। ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? क्लियर है सब चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक का था हमारा पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर पार्ट था। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, डू लेट मी नो सो दैट वी कैन बी कवरिंग इट। एंड नेक्स्ट जो सेशन रहेगा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का, उसमें मॉड्यूल बी के जो भी अपडेटेड टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो को डेली बेसिस पे गो थ्रू करना। सेम टाइमिंग रहेगा फ्रॉम 9 to 10 PM, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेली बेसिस पे मिलेंगे एंड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।